सामाजिक अभिव्यक्ति विधि है, सोशलाइज डिक्टेशन मेथड, उसको हम आज पढ़ेंगे। देखिए इसका जो परिचय है, इंट्रोडक्शन, वो देखेंगे। सबसे पहले ये क्या है, ये छात्रों की जो अभिव्यक्ति को पूर्ण अवसर देती है। छात्रों के क्या विचार सोचते हैं, क्या वो तर्क करते हैं, क्या चिंतन करते हैं, क्या विचार विमर्श करते हैं, उन सबको हमारे सामने लाती है कि छात्रों के बारे में वो अपने मस्तिष्क में वो क्या सोचते हैं, वो अभिव्यक्ति को कर पाते हैं इस विधि के माध्यम से। ये क्या है, शिक्षा अध्ययन जो छात्र उसका सामाजिकरण करती है, कैसे समूह में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। यानी बच्चे क्या सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व यानी समूह में कार्य करेंगे, उनका जो कर्तव्य होगा वो खुद ही पालन करते हैं, आपकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं, कि अध्यापक को कोई कार्य सौंपता है। सामूहिक हित व रुचि यानी सामूहिक रूप से उनका जो हित है यानी जो लाभ है और सभी की रुचि का वो ध्यान रखते हैं। इस विधि के दौरान समाज का उपयोगी सदस्य बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इस विधि का। और सामाजिक जो कौशल है छात्रों का और योग्यता है उनका विकास भी इसी शिक्षण विधि के द्वारा होता है। सामाजिकरण जो अभिव्यक्ति विधि है उसकी जो परिभाषा है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन मेथड यानी बाइंडिंग के अनुसार इन्होंने दो तरह की परिभाषा दी, एक तो संकुचित अर्थ में, एक व्यापक अर्थ में। ठीक है, देखो संकुचित अर्थ में सामाजिक अध्ययन पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें अध्यापक अपने कार्य को कक्षा या छात्रों द्वारा चुनी गई समिति को सौंपकर स्वयं कक्षा कार्य से पूर्णतः पृथकता कर लेता है। यानी अध्यापक है वो बच्चों को एक समिति बना लेते बच्चों की, ठीक है, उनको सौंपकर खुद क्लास से अलग हो जाता है। बिल्कुल अलग होकर बच्चे खुद ही क्या है समस्या का समाधान करेंगे, या फिर उनको कोई प्रकरण दिया है तो उसके बारे में खुद ही विचार विमर्श करेंगे, वाद विवाद करेंगे, प्रश्न करेंगे, व्याख्या करेंगे। यानी संकुचित अर्थ में क्या है, छात्र वो स्वयं ही सब कुछ करेंगे, अध्यापक कुछ भी नहीं। फिर व्यापक अर्थ में देखो कोई कक्षा कार्यकाल जो सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिगत दायित्व की भावना प्रदर्शित करता है, सामाजिक अभिव्यक्ति कहलाता है। इसके अंदर क्या है, कोई कक्षा है, कक्षा में के कार्यकाल को जो सामूहिक चेतना यानी छात्र जितने भी प्लस आपका अध्यापक दोनों ही क्या है व्यक्तिगत दायित्व की भावना प्रदर्शित करते हैं, वही क्या है सामाजिक अभिव्यक्ति कहलाता है। यानी सामूहिक रूप से छात्र और अध्यापक मिलकर इस पर योजना बनाते हैं और उसकी कोई समस्या है, कोई प्रकरण है, उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं, वो सब इसमें शामिल है। फिर एमपी मुफाद के अनुसार सामाजिक अभिव्यक्ति व्याख्यान की अपेक्षा छात्रों के सहयोग के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है। यानी व्याख्यान विधि में तो क्या होता है कि हमने अध्यापक है वो व्याख्यान देता है, पर जो इसके अंदर क्या है छात्र क्या है वो सहयोग करते हैं। ठीक है, यह एक सामान्य सामूहिक वाद विवाद होती है। इसमें क्या एक तरह का वाद विवाद ही होता है सामूहिक रूप से। छात्र क्या है वाद विवाद करते हैं, प्रश्न करते हैं, उत्तर देते हैं, व्याख्यान करते हैं आपस में। ठीक है, जिसमें सभी बालक अपना योगदान देकर प्रश्न पूछकर तथा समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करके सहयोगी ढंग से भाग लेते हैं। यानी एक दूसरे का वो सहयोग करते हैं, यानी प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उनका वो ध्यान रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, समस्या का हल निकालते हैं। यह विधि किसी महत्वपूर्ण घटना पर बातचीत करने तथा किसी समस्या के अध्ययन में प्रयुक्त की जाती है। कोई घटना घटित हो गई या फिर कोई सी भी कोई समस्या है उसका हल निकालने के लिए, उसके बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। कक्षा के अंदर छात्र क्या है उनका अलग अलग समूह बनाते हैं, वाद विवाद करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, व्याख्यान देते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और अंत में समस्या का हल निकालते हैं या फिर प्रकरण का सार वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति है उसकी जो परिभाषा है उसके अंदर आगे देखिए बेस्ले के अनुसार, बेस्ले जो मुद्दे हैं उन्होंने बोला है कि सामाजिकरण अभिव्यक्ति एक आदर्श है जो शिक्षण में ऐसे प्रयोग की कल्पना करता है जिनमें कक्षा के समस्त छात्र हैं, जितने भी छात्र हैं वो क्या करेंगे, सहयोग करेंगे आपस में और सद्भावना रखेंगे। छात्र है वो सहयोग और सद्भावना से ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। ज्ञान कैसे अर्जित करेंगे, सहयोग करेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे। इसके द्वारा कक्षा के पर्यावरण की औपचारिकता को समाप्त किया जाए। जो क्लास में व्याख्यान विधि के द्वारा हम पढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को। इसके स्थान पर स्वाभाविकता यानी बच्चे अपनी खुद ही इसके स्थान पर स्वाभाविकता उत्पन्न की जाती है। बच्चे ना खुद अपने आप से सीखे, ठीक है, वाद विवाद करेंगे यानी छात्र अपनी प्रकृति रुचि सहयोग के साथ ज्ञानोपार्जन कर सके। यानी इस विधि में बच्चे खुद ही प्रश्न करेंगे, खुद ही उत्तर देते हैं, खुद ही व्याख्या करेंगे, खुद ही वाद विवाद करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो कक्षा का जो वातावरण होता है वास्तविक हो जाता है, उसमें कोई औपचारिकता नहीं दे देती, अध्यापक तो हट जाता है, वो बच्चे खुद ही वाद विवाद करके
किसी समस्या का हल निकालते हैं और जो प्रकरण है या उसका जो विषय वस्तु है उसका ज्ञान अर्जन कर लेते हैं। फिर शिक्षा शब्दकोश के अनुसार देखिए सामाजिक अभिव्यक्ति समूह क्रियाओं में, यानी बच्चे के एक समूह बनाकर एक क्रियाएं करते हैं में विद्यार्थियों की सहभागिता से अधिगम की प्रक्रिया, यानी विद्यार्थी है सहभागी होंगे समूह के रूप के अंदर और वो क्या करेंगे, अधिगम करेंगे, यानी कुछ भी सीखेंगे। यानी सामूहिक क्रिया के द्वारा विद्यार्थी ज्ञान का अर्जन करेंगे, जिसका उद्देश्य रुचियों को उत्प्रेरित करना और विचारों को व्यक्त करना है। समस्या समाधान कैसे किया जाए, विद्यार्थी खुद ही क्या सोचेंगे कि समस्या हमारे सामने, उसका हल हम कैसे निकालेंगे। आलोचनात्मक मूल्यांकन की प्रवृत्तियों को सीखने के लिए तथ्यों सहित आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, यानी विद्यार्थी खुद ही क्या करेंगे, आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे इस समस्या का, ठीक है। अभिव्यक्तियों का विकास करना और सहयोगात्मक प्रयासों का प्रशिक्षण देना, यानी इस विधि के द्वारा जो विद्यार्थियों का दृष्टिकोण है वो विकसित होगा, प्लस वो आपस में सहयोग करेंगे, यानी उनमें प्रजातांत्रिक जो गुण है, सहिष्णुता है, सहयोग की भावना, उनका विकास होता है। व्यवस्था करने की तकनीकी, यानी कोई भी जो बैठक है वो कैसे करेंगे, किसको हम बुलाएंगे, किसे मंच का संचालन करेंगे, वो सब वो सीखते हैं। फिर विचार अभिव्यक्ति और समूह चिंतन का विकास करना, यानी सामाजिक अभिव्यक्ति है वो छात्रों की जो विचार अभिव्यक्ति है उसको विकास करती है, यानी छात्र स्वतंत्र रूप से वहाँ बोल पाते हैं, यानी वो चाहे पक्ष में बोलेंगे या विपक्ष में बोलेंगे। और प्लस समूह चिंतन, यानी सामूहिक रूप से कुछ बैठकर वो चिंतन करने की उनके अंदर आदत आ जाती है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं जो सामाजिक अभिव्यक्ति विधि है उसके अंदर जो बच्चों के अंदर सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर तर्क वितर्क करने की, इसकी समस्या का समाधान निकालने की क्षमता विकसित होती है, वो एक तरह से सामाजिक बनने की उनके अंदर एक तरह का उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी वो बड़े होकर समाज में कैसे उनको जिया जाना है, उनका प्रशिक्षण इस विधि के द्वारा ही मिलता है। सामाजिक जो अभिव्यक्ति विधि है उसके जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलाइज्ड रिएक्शन मेथड, इसके अंदर सबसे पहला हमने उद्देश्य माना है कि छात्र सहभागिता से शिक्षण वास्तविक और रुचिपूर्ण होता है, यानी छात्र हैं वो खुद ही इस विधि के अंदर वाद विवाद करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, प्रश्नोत्तर व्याख्यान ये सब करते हैं, तो इसलिए जो शिक्षण है वो वास्तविक हो जाता है और छात्र क्या है अपनी रुचि से उसमें भाग लेते हैं कि वो निराश होते हैं। फिर है सामूहिक निर्णय क्षमता का विकास, यानी अंत में इस विधि के में विद्यार्थी खुद क्या करते हैं, खुद ही समस्या का हल निकालते हैं या फिर उसका जो सारांश है प्रकरण का या विषय वस्तु का वो निकालते हैं, तो उसमें सामूहिक रूप से निर्णय करने की क्षमता का विकास उनके अंदर हो जाता है। फिर है प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करने का अवसर, यानी एक दूसरे का वो सहयोग करते हैं, सहिष्णुता रखते हैं, उनकी दूसरों की बातें सुनते हैं, ठीक है, अपने विचार है वो तो रखते हैं, प्लस दूसरे के जो विचार है उनका सम्मान करते हैं। इससे उनके अंदर क्या होता है, प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करने की क्षमता विकसित होती है, वो पूरा अवसर भी उनको मिलता है। फिर छात्र अध्यापक संपर्क को बढ़ाना, यानी विद्यार्थी क्या करते हैं स्वतंत्र रूप से वहाँ पर विचार अभिव्यक्ति करते हैं, इसलिए जो छात्र है अपने मन में क्या सोचते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा होता है, वो सब वो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर बोलते हैं, तो विद्यार्थी की जो संपर्क है वो अध्यापक से सही प्रकार से हो पाता है और अध्यापक को पता चलता है कि जो छात्र है उसके अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण है, सब उनको पता चलता है क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से वहां पर बोलते हैं। फिर शिक्षार्थी में आत्मविश्वास की वृद्धि, यानी वहां पर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है अध्यापक द्वारा। इससे क्या होता है कि जो भी अगर क्लास के अंदर कोई गलती करते हैं तो क्लास के बच्चे उनको देखते हैं तो उनके अंदर जो हीन भावना नहीं आती और वो स्वतंत्र रूप से अपना जो आत्मविश्वास उसका विकास कर पाते हैं। फिर शिक्षार्थी विद्यार्थी है स्पष्ट एवं गहन चिंतन करने की क्षमता विकसित कर पाते हैं, यानी जो छात्र हैं वो अपनी जो क्षमता होती है चिंतन क्षमता उसका विकास करते हैं, यानी जो प्रकरण उनको दिया गया है उनको उसके ऊपर गहन रूप से अध्ययन करते हैं और दूसरे जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनसे या संदर्भ जो पुस्तकें हैं उनसे भी वो उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी लेते हैं, इसलिए उनके अंदर जो गहन चिंतन करने की क्षमता होती है वो विकसित होती है और अध्ययन करने की क्षमता विकसित होती है और वो अध्ययन करने के बाद उस विषय वस्तु को स्पष्ट भी कर पाते हैं। फिर एक छात्र सामाजिक कर्तव्य उत्तरदायित्व का निर्वाह का प्रशिक्षण उनको मिलता है। छात्रों को जो सामाजिक कर्तव्य है यानी वो क्लास के अंदर उनका कर्तव्य होता है कि शांत रूप से बैठना, अनुशासन में रहना, दूसरा जब बोल रहा होता है तो उसको सुनना, उसके बाद ही अपनी बारी आए तो बोलना, ये सब क्या है एक दूसरे को उत्तरदायी समझते हैं और अपने जो कर्तव्य उनका पालन करते हैं। इस तरह से उनको सामाजिक जो कर्तव्य उत्तरदायित्व उनका प्रशिक्षण कक्षा में ही मिल जाता है।
फिर है अनुभव का आदान प्रदान परस्पर संबंधित कर सके, ये भी इसका उद्देश्य होता है। जो छात्र है अनुभव, उनको जो अनुभव होता है वो एक दूसरे को बोलते हैं विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से, और एक दूसरे की जो बातें हैं उनको सुनते हैं, समझते हैं, भाई तुम क्या सोचते हैं, एक दूसरे जो उनका जो मित्र होते हैं उनको वो समझ पाते हैं। ठीक है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है, उसके जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ सोशलाइज्ड रिएक्शन मेथड। इसमें देखो सामाजिक अभिव्यक्ति विधि है, उसको दो प्रकार का माना है, एक तो अनौपचारिक वर्ग योजना, दूसरा है औपचारिक वर्ग योजना। औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक में क्या है कि कक्षा के अंदर क्या है, छात्र प्लस अध्यापक दोनों ने मिलकर क्या किया है, योजना बनाई, उसका कोई समस्या है या कोई प्रकरण है या कोई विषय वस्तु, उसका अध्यापन कर लिया या विचार विमर्श कर लिया, उस पर समस्या का हल निकाल लिया, तर्क वितर्क कर लिया। ठीक है। कुल मिलाकर केवल कक्षा के अंदर ये हो जाती है, जिसके लिए वो अलग से प्लान बनाने की जरूरत नहीं, किसी और को बुलाने, क्लास के अंदर किसी और को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, कक्षा में जब चाहे उसका आयोजन किया जा सकता है। फिर है औपचारिक वर्ग योजना के अलग अलग हमने प्रकार बनाए, तो दल शिक्षण है, वाद विवाद है, विचार विमर्श, विचार गोष्ठी और कार्यशाला। इन सबको मैंने अलग से भी पढ़ाया है, इसकी जो लिंक है इन सभी टॉपिक की मैंने इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दी, आप देख लेना। इसमें सबसे पहला है दल शिक्षण, ये 1950 से 60 में अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था। इसमें 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। फिर है वाद विवाद, ये 1929 में हैरी ए ऑथरस्ट्रीट ने इसको बताया। सबसे पहले सुकरात है, उन्होंने इसका प्रचलन किया था वाद विवाद विधि का, जिसे सुकराती विधि भी बोलते हैं। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें क्या है, वाद विवाद करते हैं आपस में, कोई समस्या है उसका हल वाद विवाद द्वारा निकाला जाता है। फिर विचार विमर्श, विचार विमर्श भी ऐसे ही है कि भाई किसी समस्या पर विचार विमर्श के लिए हमने किसी अध्यक्ष को बुलाते हैं, सचिव को बुलाते हैं, विशेषज्ञों को बुलाते हैं और श्रोताओं को बुलाते हैं, अंत में विचार विमर्श का हल निकालते हैं, उसको मूल्यांकन भी करते हैं। ठीक है। फिर विचार गोष्ठी, ये 1920 में स्टार्ट हुई थी, 1930 में ये शिक्षा के क्षेत्र में आई और 1950 के बाद इसमें प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उनकी स्थापना की गई। इसके अंदर 30 से अधिक व्यक्ति होते हैं, कई जगह 25 से 40 व्यक्ति भी लिखे हुए होते हैं, और 3 से 10 दिन के लिए विचार गोष्ठी आयोजित की जाती है। कम से कम आपको 3 दिन के लिए विचार गोष्ठी अपनानी ही होगी। फिर है कार्यशाला। कार्यशाला है, ये इंजीनियरिंग का शब्द है, यानी किसी चीज ऐसा स्थान जहाँ पर कोई नई चीज उत्पादित की जाए, यानी शिक्षा के क्षेत्र में हम कोई नया आयोजन या कोई नया उत्पाद हम निर्मित करते हैं, उसके लिए हमें क्या कार्यशाला का आयोजन करना पड़ेगा। ठीक है। इन दोनों में एक ही अंतर है, इसमें केवल छात्र और अध्यापक होते हैं। ठीक है। औपचारिक में सॉरी अनौपचारिक में, और जो औपचारिक है उसके अंदर आपको जो अध्यापक है वो क्या है, संयोजक होता है, वो सभी का चयन करता है और स्थान और समय का चयन करता है, प्रकरण या समस्या का चयन करता है। अध्यक्ष साहब भाषण देते हैं, सचिव जी भाषण देते हैं, विशेषज्ञ समस्या का हल बताते हैं, श्रोता सुनते हैं, और संयोजक है वो क्या है, अध्यापक का मूल्यांकन करता है छात्रों को कहाँ तक हमारे जो उद्देश्य की प्राप्ति हो पाएगी। ठीक है। सामाजिक अभिव्यक्ति है, ठीक है, उसकी जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइज्ड रिएक्शन मेथड की देखो पहली विशेषता है विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, यानी जो विषय वस्तु से संबंधित सारी जानकारी है विद्यार्थी को इस विधि के माध्यम से होती है, क्योंकि वो वाद विवाद करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, काफी चर्चा करते हैं। ठीक है। अपने जो विचार है उनकी अभिव्यक्ति करते हैं, तो विषय वस्तु से संबंधित सारी जानकारी सभी को मिल जाती है। किसी के पास क्या जानकारी, किसी छात्र के पास क्या जानकारी, सभी छात्र अपनी अपनी जानकारी देते हैं, तो संपूर्ण ज्ञान उस विषय वस्तु का हो जाता है। फिर छात्र केंद्रित शिक्षण विधि, एक छात्र क्या है खुद इसके अंदर सक्रिय होकर भाग लेते हैं, खुद ही क्या है जो विषय वस्तु है उसके बारे में अपने आप अपने जो साथी है छात्र है उनको बताते हैं। तो ये क्या है छात्र केंद्रित नहीं, यानी इसमें कोई शिक्षक का कोई रोल नहीं होता, केवल शिक्षक समस्या या प्रकरण के बारे में बताकर हट जाता है और छात्र खुद ही इसमें समस्या का हल निकालते हैं। तो ये क्या है छात्र केंद्रित है। फिर है सामूहिक भावना तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास, छात्र इसमें सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। ठीक है। उनमें एक दूसरे का आदर करने की भावना, भाव जागरूक की भावना होती है, समाज में रहने की भावना जागरूक होती है, सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास होता है। उनका जो उत्तरदायित्व होता है कि मैं तर्क करूंगा या वितर्क करूंगा, ठीक है, प्रश्न करूंगा या उत्तर दूंगा, तो उससे अपना जो उत्तरदायित्व है वो निभाना सीख जाते हैं। फिर छात्र
क्रियाशीलता पर जोर, यानी छात्र इसमें निष्क्रिय होकर नहीं बैठते, यानी उनको लगातार बोलना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है, प्रश्न करने पड़ते हैं, उत्तर देने पड़ते हैं, तो वो बिल्कुल क्रियाशील होकर कार्य करते हैं, इसलिए वो निष्क्रिय नहीं होकर सक्रिय होकर कार्य कर पाते हैं। फिर है मनोविज्ञान पर आधारित, यानी छात्र मन में क्या सोचता है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसके अभिव्यक्ति वो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से कर पाता है। इसी मनोविज्ञान के जो सिद्धांत ऊपर कार्य, मनोविज्ञान के सिद्धांत ऊपर आधारित है। फिर है सम्मान, सहयोग, उत्तरदायित्व का विकास, इससे छात्र एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सम्मान करते हैं, अपना जो उत्तरदायित्व है, उसके जो कर्तव्य है छात्र के, वो उनको अपने आप ही उनके बारे में सोचना वो शुरू कर देते हैं। फिर है छात्रों की अभिप्रेरणा और अभिरुचि का ज्ञान, इसमें क्या है, छात्रों को प्रेरणा मिलती है, खुद ही वो मोटिवेट होते हैं कि भाई मेरे को इसका उत्तर देना है या प्रश्न मेरे को अगला करना है, ठीक है। अभिरुचि का ज्ञान, उनको उनकी जो रुचि है खुद ही जागृत हो जाती है उस विषय वस्तु या समस्या के ऊपर, और वो उसका गहन अध्ययन कर पाते हैं। शिक्षार्थी के आत्मविश्वास में वृद्धि, भाई वो स्वतंत्र रूप से होकर कार्य करता है, वहां पर अध्यापक बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, तो वो बिल्कुल अपनी जो आत्मविश्वास है उससे अपनी जो विचार है अभिव्यक्ति कर पाता है। फिर है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी जो शिक्षण के उद्देश्य हमने बनाए थे, यानी शिक्षण नीति के क्या क्या उद्देश्य है, उनकी प्राप्ति आसानी से हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सक्रिय रूप से छात्र कार्य करते हैं और अंत में समस्या का हल मिल ही जाता है। फिर है गहन व कठिन समस्याओं का, कोई गहन कठिन समस्या या कोई ज्वलंत मुद्दा आ गया, तुरंत हमें उस पर कोई भी हम इस विधि के द्वारा उसका हल निकाल लेते हैं। फिर है छात्र आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का विकास, छात्र है अपने जो आत्मविश्वास है उसका भी विकास कर पाते हैं, और जो उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसका भी विकास हो पाता है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तो उनका जो निर्णय आता है वही हमारी समस्या का क्या होता है, हल होता है। फिर है शिक्षकों की सहायता, ये जो शिक्षण विधि से शिक्षक है, ठीक है, उनकी सहायता करती है, क्योंकि लगातार एक ही शिक्षण विधि से पढ़ाते पढ़ाते वो भी क्या है बोर हो जाते हैं, तो इस विधि के माध्यम से छात्र भी क्या अपनी अभिरुचि अभिवृत्ति से पढ़ पाते हैं, और जो शिक्षक है वो उनकी सहायता हो जाती है कि हाँ भाई आज थोड़ा बहुत अपना जो काम है कार्य करने का अंश है वो कम हो जाता है, और छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और कोई भी समस्या है उसका हल निकल जाता है, और जो विद्यार्थी है वो सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने आप ही ज्ञान अर्जन कर लेते हैं। सामाजिक अभिव्यक्ति जो विधि है उसकी जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन ऑफ सोशल रिएक्शन मेथड, उसमें देखो पहले ही वाद विवाद में समय में, यानी वाद विवाद में काफी समय निकल जाता है, यानी आधे घंटे का पीरियड है या 1 घंटे का हमने समय निर्धारित किया है, तो बच्चे वाद विवाद में काफी या प्रश्नोत्तर में काफी समय बिता देते हैं, ठीक है, यानी समय व्यय हो जाता है। सभी समस्याओं और सभी प्रकरणों के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी ये विधि है सभी जो समस्याएं उनका हल ये नहीं निकाल पाती, उसके लिए और जो शिक्षण विधि है उनका ही हमें प्रयोग करना होता है। सभी प्रकरण का जो ज्ञान है इस विधि द्वारा नहीं हो सकता। फिर वह प्रभावशाली छात्र ये अधिकार कर लेते हैं, यानी वाद विवाद के दौरान जो ज्यादा बोलने वाले हैं वो तो अधिकार कर लेते हैं, जो मन बुद्धि या कम बोलने वाले छात्र हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं। अध्यापक और प्रधानाचार्य का परंपरागत दृष्टिकोण, यानी ये चाहते हैं कि बस हम तो व्याख्यान विधि से सिलेबस जल्दी पूरा करा दे वो और हमारा जो कर्तव्य वो समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं। बच्चों का जो आत्म अभिव्यक्ति है वो इसी विधि द्वारा होती है, पर जो अध्यापक और प्रधानाचार्य है उनका जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो आज भी नहीं बदल पाया, वो आज भी चाहते हैं कि हमने नई चीज नहीं सीखनी, हम तो व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाएंगे। फिर संसाधनों का अभाव, विद्यालय में क्या संसाधनों का अभाव होता है, बेंचों का कुर्सियों का इनका अभाव होता है, प्लस बड़े कमरे या हॉल नहीं होते, तो ये भी एक तरह की समस्या है। फिर विशेषज्ञों में मतांतर होने, यानी विशेषज्ञ अगर हमने बुलाए हैं तो वो आपस में विचार विमर्श के दौरान अगर लड़ पड़े या झगड़ पड़े तो स्थिति खराब हो जाती है, और वो अपने जो मत होते हैं उनका जो विचार है वो आपस में नहीं मिलने पर समस्या का हल नहीं निकलता और समस्या और गहरी हो जाती है। छोटी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी होती है, कि छोटे बच्चे होते हैं वो वाद विवाद नहीं कर पाते, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी होती है। प्लस छात्रों में मुद्दों का रिमांड होता है, कोई किसी ने कुछ प्रश्न किया उसका जवाब नहीं दिया, जवाब उल्टा दे दिया या फिर मजाक कर लिया उससे, तो कई बार जो छात्र है वो उनमें गुटबाजी हो जाती है, वही पक्ष वाले आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं ये जो शिक्षण विधि है इसके द्वारा छात्रों में सामाजिक गुण का विकास होता है, वो वाद विवाद के द्वारा अपने जो आत्म अभिव्यक्ति है और जो मन में उनके अंदर जो बातें होती है वो स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पाते हैं, ठीक है।